गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एमपीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं कामता प्रसाद गुप्ता आप लोगों को सामान्य हिंदी पढ़ाऊंगा, जिसके अंतर्गत हम लोग हिंदी के व्याकरण के बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो हिंदी है आप लोगों को विभिन्न एग्जाम में महत्वपूर्ण रहेगी। यह हिंदी आपको जैसे कि एमपीपीएससी हो गई, एमपीपीएससी के प्री में भी काम आएगी और मेंस में 5वें पेपर में भी काम आएगी। इसके साथ ही साथ व्यापम के विभिन्न एग्जाम जो होते हैं उसमें भी आपको काम आएगी। व्यापम में जैसे आपका टीचर से संबंधित होता है, वर्ग 2, वर्ग 1, वर्ग 3। हाँ, वर्ग 1 में आपको ये जरूर है कि विशेष हिंदी पढ़नी पड़ती है। इसके अतिरिक्त आपको व्यापम का जैसे एग्जाम अभी हाल ही में है पटवारी का एग्जाम, उसमें भी आपको काम आएगी। उसमें भी 25 नंबर की हिंदी दी गई है। इसके अतिरिक्त आपको सेंट्रल के सीटीईटी होती है, उसमें भी ये काम आएगी। और इसके साथ ही इसके एक उपयोगिता सर्वाधिक बढ़ जाती व्यापम का एक एग्जाम होता है एसआई, जिसमें हिंदी पूरे के पूरे 70 नंबर की आती, 70 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं। तो जो टॉपिक आज हम शुरू करने वाले हैं, जिस सब्जेक्ट को हम प्रारंभ करने वाले हैं, वह जो सब्जेक्ट है आपका विभिन्न एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और आसानी से नंबर गेनिंग सब्जेक्ट है। जैसे कि आप लोग यदि जीएस पढ़ते हैं तो जीएस में आपको बहुत ही वास्ट सिलेबस पढ़ना पड़ता है, परंतु हिंदी में एक सीमित सिलेबस है जिसको आप बहुत ही आसानी से अध्ययन करके आप नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक, तो इस कड़ी को आज हम प्रारंभ करते हैं और इस कड़ी के अंतर्गत आज हम लोग कुछ नया देखते हैं कि हिंदी आई कैसे, व्याकरण क्या है, हिंदी का व्याकरण किसने लिखा। आज की क्लास में हम लोग यही चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास हम चालू करते हैं। इसी शुभ उद्देश्य के साथ इसका श्री गणेश करते हैं कि आप लोगों को यह बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली है। ठीक, चलिए इसमें हम चालू करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले प्रारंभ क्या करने वाले हैं, व्याकरण के बारे में कि व्याकरण क्या। क्योंकि जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में व्याकरण से रिलेटेड ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्याकरण होता क्या है। तो जब हम देखते हैं व्याकरण शब्द, इंग्लिश में इसे कहते हैं दोस्तों ग्रामर। क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। और ग्रामर में क्या होता है, जैसा कि हम लोग इंग्लिश में परिचित हैं कि ग्रामर में हम पढ़ते हैं क्या, टेंस पढ़ते हैं, वॉइस पढ़ते हैं, प्रीपोजिशंस पढ़ते हैं, ये सब चीजों का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार हिंदी में उसे कहते हैं हम व्याकरण। जिसके अंतर्गत हम देखें तो जो व्याकरण शब्द होता है, व्याकरण शब्द किससे बना है? वेधन आधन करण। ठीक, वे प्लस आ प्लस करण से बना। वे मतलब जैसे हम जानते हैं, वे मतलब क्या होता है? विस्तार करना। इसीलिए जो शब्द होता है एक विज्ञान, हमेशा हम सुनते हैं क्या, विज्ञान शब्द सुनते हैं। तो ज्ञान में हमने वी जोड़ा तो क्या बन गया? विज्ञान बना। अर्थात जो विस्तृत ज्ञान होता है वही क्या है? विज्ञान है। तो यहां देखिए वी का मतलब क्या हो गया? विस्तार। क्या हो गया दोस्तों? वी का मतलब विस्तार हो गया। आ मतलब क्या होगा? आवरण कह सकते हैं, आच्छादित करना कर सकते हैं। और करण मतलब हो गया करना या साधन। मतलब व्याकरण क्या? वह एक साधन है जिससे हम किसी भाषा को विस्तृत रूप से अध्ययन कर सकते हैं। व्याकरण यहां से क्या हुआ? क्या है व्याकरण? एक साधन है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा का विस्तृत रूप से अध्ययन कर सकते हैं। अब आपका जो प्रश्न बनता है, यहां से प्रश्न कैसे आएंगे? मान लीजिए कोई वनडे एग्जाम है तो उसमें आपके विकल्प आएगा, ऑप्शनल आएंगे। ऑप्शन आएंगे तो यहां पर हमेशा देखिए रूल्स होता है, सेट ऑफ रूल्स, मतलब नियमों का समूह। व्याकरण क्या है? नियमों का समूह है। जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि व्याकरण क्या होता है तो क्या होगा? सेट्स ऑफ रूल, अर्थात नियमों का समूह ही व्याकरण है। हमें किसी भी भाषा का अध्ययन करना है तो उसके व्याकरण का ज्ञान होना सबसे महत्वपूर्ण है। ये तो हो गया सामान्य व्याकरण, आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि हिंदी भाषा तो ठीक है, तो हिंदी भाषा का व्याकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा लिखा गया? तो यहां पर दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे देश में अनेक विदेशी आक्रमण हुए और यह कहा जाता है कि किसी भी देश पर शासन करना है या किसी के ऊपर शासन करना है तो उसकी संस्कृति, उसके भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे एक विदेशी थे, जैसा कि हम जानते हैं भारत में अनेक विदेशी आक्रमण हुए, जिसमें आधुनिक युग में प्रसिद्ध आक्रमण रहे। डेनिश आए, डच आए, फ्रांसीसी आए और आपके ब्रिटिशिस आए। तो इसके अंतर्गत एक डच थे, उनका नाम था जे कैटलर। जे कैटलर, जिसे हम कहते हैं जोशुआ जोहान कैटलर। ये एक डच थे, इन्होंने ही सर्वप्रथम हिंदी भाषा का व्याकरण लिखा।
अब वो व्याकरण इन्होंने किस भाषा में लिखा था? डच भाषा में। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, हिंदी भाषा का व्याकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा लिखा गया? तो हिंदी भाषा का व्याकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा लिखा गया? जे कैटलर के द्वारा लिखा गया। अब हम बार बार व्याकरण कर रहे हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए व्याकरण में एक प्रसिद्ध नाम है। क्या है? एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, वह प्रसिद्ध नाम है पाणिनि। क्या नाम है? पाणिनि का नाम आता है। तो जब भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम व्याकरण की बात करते हैं तो पाणिनि का नाम अत्यंत उल्लेखनीय है। पाणिनि ने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ये भारतीय संदर्भ में बहुत ही प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है। इस कारण से पाणिनि को क्या कहा जाता है? व्याकरण का जनक कहा जाता है, या संस्कृत का पिता पाणिनि को माना जाता है। अष्टाध्यायी को क्या कहा जाता है? अष्टाध्यायी प्रथम व्याकरण ग्रंथ है। आपसे कभी पूछ लिया जाए कि प्रथम व्याकरण ग्रंथ है क्या, उसमें हिंदी यदि नहीं लिखा, केवल पूछ लिया, जीएस में भी आपका इंपॉर्टेंट है ये कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है। और अष्टाध्यायी क्या है? यह एक व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट निकला, मतलब जो व्याकरण का सबसे अच्छा लेखक होगा उसे हम क्या कहेंगे? पाणिनि कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? पाणिनि कहेंगे। तो अब यहां से पहले तो विदेशी थे, चूंकि इन्होंने डच भाषा में लिखा, इसलिए इन्हें हम पाणिनि तो कहेंगे नहीं, क्योंकि इनका व्याकरण बहुत अच्छा नहीं था। तो हमारे यहाँ एक अच्छे से लेखक आए, किशोरीदास। कौन आए दोस्तों? किशोरीदास आए, और किशोरीदास ने क्या किया? हिंदी व्याकरण को व्यवस्थित रूप से लिखा। किसने लिखा? किशोरीदास ने। तो एक नाम आपको याद रखने, कौन? किशोरी दास वाजपेयी। इन्होंने सबसे व्यवस्थित रूप से व्याकरण लिखा। इस कारण से इन्हें क्या कहा जाता है? हिंदी व्याकरण का पाणिनि या हिंदी भाषा का पाणिनि। अब आपका सीधा सा प्रश्न आ गया कि हिंदी भाषा के पाणिनि कौन कहे जाते हैं? तो आप क्या बोलेंगे? हिंदी भाषा के पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी कहे जाते। क्लियर? अब ये तो हो गया नॉर्मल पाणिनि, लेकिन अब अगला प्रश्न हम क्या देखेंगे कि भाई साहब संस्कृत भाषा का व्याकरण प्रसिद्ध तो अष्टाध्यायी है और पाणिनि ने लिखा, लेकिन हिंदी भाषा का व्याकरण हिंदी भाषा में, मतलब जैसे हमने पहले तो बोल दिया कि हिंदी का व्याकरण सर्वप्रथम किसने लिखा, तो हिंदी का व्याकरण सर्वप्रथम लिखा जे कैटलर ने डच भाषा में, ठीक। परंतु हिंदी का व्याकरण हिंदी भाषा में किसने लिखा? क्या हमने कहा? देखिए, हिंदी का व्याकरण हिंदी भाषा में सर्वप्रथम, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा में किसने लिखा था? तो जब भी ऐसा पूछा जाए तो आपको याद रखना उस ग्रंथ का नाम था उक्ति व्यक्ति प्रकरण। क्या नाम था? उक्ति व्यक्ति प्रकरण उस ग्रंथ का नाम था, और लेखक थे दामोदर शर्मा। दामोदर शर्मा, और ग्रंथ का नाम था क्या? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अब आप देखिए, तीन क्वेश्चन हमने यहां पर देखे, तीनों को हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। पहला प्रश्न, हिंदी भाषा का व्याकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा लिखा गया? तो हिंदी भाषा का व्याकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा लिखा गया? आंसर आपका होगा जे कैटलर। दूसरा प्रश्न बना, हिंदी भाषा के पाणिनि कौन कहलाते, या हिंदी के पाणिनि कौन कहलाते? तो आपका होगा किशोरीदास वाजपेयी। तीसरा प्रश्न, हिंदी का व्याकरण हिंदी भाषा में सर्वप्रथम किसके द्वारा लिखा गया? तो किसके द्वारा लिखा गया था? लिखा गया था दामोदर शर्मा के द्वारा, और उनका व्याकरण ग्रंथ का नाम था, क्या नाम था? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। क्या नाम था दोस्तों? उक्ति व्यक्ति प्रकरण उनके ग्रंथ का नाम था। अब ये तो हो गए बेसिक, जितने हमें पता होना चाहिए कि क्या है व्याकरण क्या नहीं है। अब जब हम मध्य प्रदेश के एग्जामों को देखते हैं तो एक नाम और बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस नाम को गौर से देखिएगा। वो नाम है जो हमने आपको अपना खुद का नाम बताया था। क्या नाम बताया था? कामता प्रसाद। तो उनका नाम केवल सरनेम चेंज है, उनका नाम था पंडित कामता प्रसाद गुरु। क्या नाम था? पंडित कामता प्रसाद गुरु। ये मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य है। इन्हें मध्य प्रदेश का हिंदी का पाणिनि भी कह देते हैं हम। क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश का हिंदी का पाणिनि भी हम किसको कहते हैं?
पंडित कामता प्रसाद गुरु को कहते। और ये जो इनकी जन्म स्थली है वो जन्म स्थली है सागर, और स्मृति स्थल अर्थात मृत्यु स्थल जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी वो स्थल का नाम है जबलपुर। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, कभी भी पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश में हिंदी के पाणिनि कौन है, तो मध्य प्रदेश में हिंदी के पाणिनि आपके पंडित कामता प्रसाद गुरु हैं। कहाँ के हैं, सागर के हैं। ठीक, और इन्होंने ग्रंथ लिखा था जो प्रसिद्ध की हुई, जिस ग्रंथिकार की प्रसिद्धि हुई उसका नाम है हिंदी व्याकरण। क्या नाम है दोस्तों, हिंदी व्याकरण, इनका प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है हिंदी व्याकरण। और यह बहुत ही हर्ष की बात है कि इनके द्वारा रचित पुस्तकों का अध्ययन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी करवाया जाता है, चाहे वो BHU हो चाहे सागर विश्वविद्यालय हो। यदि आप हिंदी व्याकरण का अध्ययन करते हैं तो पंडित कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक हिंदी व्याकरण का अध्ययन हमें अवश्य करना पड़ता है। ठीक, तो ये हो गया आपकी व्याकरण के सामान्य जानकारी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि व्याकरण में हमें पढ़ना क्या क्या होता है, व्याकरण के कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों व्याकरण के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं व्याकरण के, 3 भाग होते हैं। कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि व्याकरण के कितने भाग होते हैं, तो व्याकरण के आप कितने भाग बताएंगे, 3। अब वो आपके दिमाग में आ रहा है ये 3 तो हो गए, लेकिन 3 भाग कौन कौन से, क्योंकि आपने इंग्लिश व्याकरण भी खूब पढ़ी होगी, परंतु पार्ट नहीं पता कि इंग्लिश व्याकरण भी है, ग्रामर है, जो उसको कितने पार्ट में हमें अध्ययन करना चाहिए। तो वो हम अध्ययन करते 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। अब जब 3 भागों में हमने बांट लिया तो उनके नाम भी पता होने चाहिए। तो देखिए 3 भाग कौन कौन से होते। पहला भाग होता है आपका वर्ण विचार, जिसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं अल्फाबेट का जो अध्ययन होता है। दूसरा होता है आपका शब्द विचार, जिसमें आप इंग्लिश में पढ़ते हैं एंटोनॉमिक्स, सिनोनॉमिक्स, ये जो आते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, शब्द विचार। और तीसरा और लास्ट होता है वाक्य विचार। ठीक, वर्ण विचार में आप किसका अध्ययन करते हैं, वर्ण विचार में आप अल्फाबेट्स पढ़ते हैं। जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं वैसे हिंदी में क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, इसीलिए कहते हैं हिंदी की देखिए विशेषता, हिंदी चालू होती है आ से और खत्म होती है ज्ञा पर। मतलब जब आपको कुछ नहीं आता है, अज्ञानी होते, अनपढ़ होते, अनपढ़ से आपकी हिंदी चालू होती। कहां से चालू होती है, अनपढ़ से। जब आपको किसी भी चीज का कोई भी ज्ञान नहीं होता, और आपको छोड़ते कहां पर है, देखिए कहां पर छोड़ती है, ज्ञानी बनाकर छोड़ती। इंग्लिश की कमी देखिए, इंग्लिश चालू ए से होती है और खत्म होती है जेड पर, मतलब आपको घोड़ा बनाकर छोड़ेगी। लेकिन हिंदी के क्वालिटी देखिए, हिंदी आपको कुछ नहीं आता है तब वहां से चालू हो जाती है, और जब तक आपको ज्ञानी नहीं बना देती, आपको नॉलेजफुल पर्सन नहीं बना देती है, तब तक हिंदी आपका पीछा नहीं छोड़ती है। ये हिंदी की क्वालिटी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं शब्द विचार। क्या लिखा है हमने, शब्द विचार। जब शब्द विचार का अध्ययन करते हैं तब इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना पड़ता है कि शब्दों का निर्माण कैसा होता है। क्या पढ़ते हैं हम लोग, शब्द निर्माण। ठीक, शब्दों के प्रकार का अध्ययन करते हैं। जैसे पर्यायवाची शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, इनका अध्ययन किया जाता। और इसी में हम लोग अध्ययन करते हैं किसका, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सब का जो अध्ययन होता है, स्टडी होती है, किसके अंतर्गत करते हैं हम लोग, शब्द विचार के अंतर्गत। सॉरी, इसके अंतर्गत लास्ट अपना क्या टॉपिक है, वाक्य विचार। जब हम वाक्य विचार की चर्चा करते हैं तो वाक्य विचार में हम अध्ययन करते हैं किस चीज का, इसके अंतर्गत हमें अध्ययन करना होता है कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसी होती है। क्या अध्ययन करते हैं दोस्तों, सेंटेंस फॉर्मेशन का अध्ययन करते हैं। जैसे आप लोग इंग्लिश में अध्ययन करते हैं टेंस, क्या करते हैं अध्ययन, टेंस का अध्ययन करते हैं, वो हम वाक्य विचार में करते हैं। जैसे हमने कहा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, तो जिसका अध्ययन हम किस में करेंगे, वाक्य विचार में करेंगे। आगे हमने पढ़ा वॉइस, वॉइस पढ़ते हैं, मतलब हिंदी में कहते हैं वाच्य। वाच्य का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं आप, वाक्य विचार के अंतर्गत करते हैं। ये हो गया आपका व्याकरण का सामान्य सा परिचय। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसे हम आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताते रहिएगा। ये तो व्याकरण में हमने सिंपल सा क्या देखा कि व्याकरण क्या होता है, नियमों का समूह होता है। फिर हमने देखा कि सर्वप्रथम व्याकरण किस भाषा, हिंदी जो अपने
देश में लिखा गया प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा हमने देखा? वो देखा हमने पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी, जिस कारण से पाणिनि को व्याकरण का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाणिनि को व्याकरण का जनक कहा जाता है। अब जो भी व्यक्ति प्रसिद्ध होता है व्याकरण लेखन में तो उसे हम पाणिनि की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पर हिंदी भाषा का पाणिनि हमने किसे कहा? किशोरी दास वाजपेयी को कहा। मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि पूछा जाए तो हमने पंडित कामता प्रसाद गुरु को क्या कहा? हिंदी का पाणिनि कहा। मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहा हमने? पंडित कामता प्रसाद गुरु को कहा। फिर हमने देखा कि हिंदी भाषा का व्याकरण हिंदी भाषा में किसने लिखा? तो हमने देखा दामोदर शर्मा के द्वारा लिखा गया और उस ग्रंथ का नाम था उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसके बाद हमने देखा हिंदी का व्याकरण सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? तो किस भाषा में लिखा गया दोस्तों? डच भाषा में लिखा गया। और किसने लिखा? जोशुआ जोहान केटलर अर्थात जे केटलर के द्वारा लिखा गया। अब चलिए, ये व्याकरण की बात हो गई। अब हम देखते हैं भाषा के बारे में कि भाषा क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जब भाषा हम देख लेंगे और भाषा से हम पहुंचेंगे हिंदी भाषा में, और जब हम हिंदी भाषा में पहुंच जाएंगे तो अपने आगे हिंदी में हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे। तो अब हम अगली हेडिंग डालते हैं भाषा, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसे लैंग्वेज। क्या कहते हैं? लैंग्वेज बोलते हैं। अब भाषा क्या होती है, किस धातु से बनी, जो प्रश्न आता है डायरेक्टली हम उस पर देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जो भाषा शब्द है संस्कृत की भाष धातु से बना है। किससे बना है? भाष धातु से बना हुआ है, जहां पर इस भाष का अर्थ होता है व्यक्तवाणी। इस भाष शब्द का अर्थ क्या होता है? धातु का अर्थ क्या होता है? व्यक्तवाणी। अब किसी के मन में आ रहा होगा कि सर ने धातु लिखे, तो धातु क्या होते? तो जो क्रियाएं होती, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, वर्ब का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो भाषा का मतलब, भाष धातु का मतलब क्या हो गया? व्यक्तवाणी। और जब हमने व्यक्तवाणी कहा तो यहां पर हमें समझ में आया कि भाषा क्या है? भाषा एक विचार विनिमय का माध्यम है। भाषा क्या है दोस्तों? आपसे पूछ लिया जाए भाषा है, ऑप्शन ए बी सी डी कुछ करके, तो आपका आंसर होगा क्या होगा? विचार विनिमय का माध्यम, अर्थात एक्सचेंज ऑफ थॉट्स। क्या है भाषा? भाषा विचार विनिमय का माध्यम है। तो मतलब यहां से हमने क्या समझा कि एक व्यक्ति अपने विचारों को जिस तरीके से दूसरे के सम्मुख व्यक्त करेगा और जो सामने बैठा हुआ है उसके विचारों को क्या करेगा? समझ पाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब देखिए, सबकी भाषा अलग अलग हो सकती है। पशु पक्षियों की भी भाषा होती है कि नहीं होती? तब तो आपस में एक दूसरे के विचार समझ पाते हैं। जैसे एक कौवा कहीं पर है तो काव काव करके वो बाकी कौवों को कलेक्ट कर लेता है। इसी प्रकार मानव में भी अलग अलग भाषाएं होती। कोई इंग्लिश में बात करता है तो कोई हिंदी में बात करता है। कोई मान लीजिए क्या है, गूंगा है, कोई बहरा है, कोई अंधा है, तो उनके लिए भी एक अलग सी भाषा होती है। जैसे कुछ लोग मौखिक भाषा में बात कर लेते हैं तो कुछ सांकेतिक भाषा में बात करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा के कई रूप होते हैं, अनेक रूप है भाषा के। मौखिक भाषा हो सकती है, लिखित भाषा हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अब जब आगे बढ़ते हैं तो इस भाषा को अध्ययन करने के लिए विश्व में बहुत सारी भाषाएं हैं। ठीक, कहीं पर डच बोली जाती है तो कहीं पर फ्रेंच बोली जाती है, कहीं पर अलग भाषाएं बोली जाती है। तो इनको अध्ययन करने के लिए इस संपूर्ण भाषा को हमने 12 भाषा परिवारों में विभक्त कर दिया। किसने विभक्त कर दिया दोस्तों? 12 भाषा परिवारों में विभक्त कर दिया। अब ये जो 12 भाषा परिवार है, तो परिवार में क्या होता है? एक जैसी भाषा, लगभग जो एक जैसी भाषाएं थी उनको हमने एक परिवार में रखा। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व में कुल कितने भाषा परिवार हैं, तो आप क्या बताएंगे? सॉरी, विश्व में कुल 12 भाषा परिवार। कितने भाषा परिवार हैं? 12 भाषा परिवार। उनमें से कितने भाषा परिवार भारत में क्या है? भारत में उपलब्ध हैं या भारत में बोले जाते हैं। कितने भाषा परिवार की भाषाएं भारत में बोली जाती हैं? तो आपके 4 भाषा परिवार की भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, जिसके अंतर्गत आपका पहला भाषा परिवार है भारोपी। कौन सा है दोस्तों? पहला भाषा परिवार होता है भारोपी, और ये भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाला भाषा परिवार है। क्या है?
भारत में सर्वाधिक बोला जाने वाला भाषा परिवार कौन सा है? भारोपीय परिवार है। इसके बाद दूसरा आपका है द्राविड़। कौन सा है दोस्तों? द्राविड़ भाषा परिवार। ठीक, और ये कहां बोला जाता है? दक्षिण भारत की भाषा। आपका प्रश्न आ जाएगा, निम्न में से कौन सी भाषा द्राविड़ परिवार या द्राविड़ कुल की भाषा है? तो आप आसानी से बता देंगे कौन कौन सी। आपकी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। कौन कौन सी हैं? 4 भाषाएं हैं, आप गौर से ध्यान रखिएगा। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। आपसे कभी भी प्रश्न मलयालम कि पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सी भाषा द्राविड़ परिवार की भाषा नहीं? और हम जानते हैं द्राविड़ भारत कौन सा? दा से द्राविड़ होता, दा से दक्षिण होता, अर्थात दक्षिण में जो भाषा परिवार है, जो भाषाएं बोली जाती है, उनको संयुक्त रूप से कहते हैं हम द्राविड़ परिवार। तो वहां कौन कौन सी हो गई आपकी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं बोली जाती। इसके बाद जो तीसरा बोला जाता है वो आपका चीनी तिब्बती। कौन सा है? चीनी तिब्बती। और आखिरी होता है आपका ऑस्ट्रिक परिवार। कौन सा है? ठीक, इनमें से जो प्रश्न पूछे जाएंगे ये बेसिकली 2 से पूछे जाएंगे। किससे किससे? एक तो पूछा जाएगा आपका भारोपीय से, इससे पूछा जाएगा, और दूसरा आपका द्राविड़ से पूछा जाएगा। अब ये तो हो गया भाषा परिवार। अब पूछा जाए हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भाई साहब जो हिंदी है वह किसकी है? चूंकि हिंदी इंडो ईरानी, किसके? इंडो ईरानी मतलब आर्यों से संबंधित है। और आर्य कहां से आए थे? मध्य भारत, मध्य एशिया, सॉरी, आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। जैसा कि आप लोगों ने जीएस में पढ़ा हुआ होगा कि आर्य कहां के थे? तो आर्य कहां? मैक्स मूलर कहते हैं कहां के थे ये? मध्य एशिया के थे, मतलब ईरान के आसपास के लोग थे। इस कारण से हम हिंदी को क्या कहते हैं? हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा। ये तो हो गई बात भाषा परिवारों की। अब हमने भाषा भी देख लिया, विश्व में कितने भाषा विश्व में कितने भाषा परिवार हैं ये भी देख लिया। तो विश्व में कितने भाषा परिवार हैं? तो विश्व में आपके 12 भाषा परिवार। उनमें से कितने भाषा परिवार अपने देश में हैं? तो 4 भाषा परिवार है। कौन कौन से? भारोपीय मतलब भारत, और यूरोपीय मतलब इंडो आर्यन। ठीक, इसके बाद द्राविड़, तीसरा चीनी तिब्बती, और 5वां आपका कौन सा होगा? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तमिल किस भाषा परिवार की भाषा, या द्राविड़ भाषा परिवार की भाषा नहीं है? तो आपको याद रखना कौन कौन सी होती है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जो भाषाएं हैं ये द्राविड़ परिवार की भाषाएं। और कैसे हम याद रखेंगे? द से होता है द्राविड़, और दा से ही होता है क्या? दक्षिण भारत। इसीलिए हमारा जो राष्ट्रगान है ना, क्या है राष्ट्रगान? कि जनगण मन अधिनायक, फिर उसमें द्राविड़ उत्कल बंग है ना। तो द्राविड़ क्या है? द्राविड़ और दक्षिण भारत का, यही द्राविड़ उस पर लिखा हुआ है कि द्राविड़ उत्कल बंग। तो आपकी हो गई द्राविड़ भारत की भाषा है, दक्षिण भारत की भाषा है। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक आज का कि हिंदी भाषा आई कैसे, हिंदी शब्द कहां से आया। कि भाई साहब संतान की उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन उसका नामकरण कहां से हुआ? तो अपने यहाँ तो समाज में क्या कहा जाता है सनातन धर्म में और भारत में कि पंडित जी आके नामकरण करेंगे, घर वाले ही ना कुछ नाम रख लेंगे। परंतु हिंदी के संदर्भ में देखते हैं नाम आया कहां से। तो यहां पर देखेंगे तो कुछ बहुत ही अजीब सी चीजें निकल कर आएंगी हिंदी के संदर्भ में। जब नाम की बात करेंगे कि हिंदी का नाम किसने रखा, तो कुछ अजीब सा सुनने को हमें जरूर मिलेगा। तो अगली हेडिंग हमने डाली हिंदी का नामकरण। और नामकरण सबको पता है कि जो 16 संस्कार हमारे जीवन में जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं, उनमें से एक संस्कार नामकरण संस्कार भी होता है। ठीक है, ये आप याद भी रखिएगा। टोटल के कुल कितने संस्कार होते हैं, ये जीएस का प्रश्न है और आ भी चुका है कि हमारे जीवन में जन्म से पूर्व से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कार होते हैं। ठीक, अब यहां पर आपका नामकरण देखिए। अब नामकरण जब की बात आती है तो सबसे पहले देखिए हम कहां हैं। हमारी प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित थी? तो हमारे दिमाग में क्लिक होता है कि भाई साहब सिंधु सभ्यता कौन सी हमारी प्राचीन सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता है जो सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई। किस नदी के तट पर विकसित हुई? सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई।
अब हम लोग शुद्ध उच्चारण तो सिंधु कर रहे थे, अब हमारे यहां कौन आता, अब यहां पर आते हैं आपके ईरानी, ईरानी या फारसी कह सकते हैं आप, ईरानी या फारसी। तो ईरानी आए तो हम जानते हैं कि सबकी भाषा बोलने के तरीके अलग अलग होते, तो इन्हें बोलना सा और धा का उच्चारण करना नहीं आता था, तो ये सा सरौता जो है ना, इसको ये लोग बोलते थे क्या, हा, क्या बोलते थे, हा बोलते थे, और ये धा धनुष है जो, इसको ये लोग बोलते थे दा। तो सिंधु का उच्चारण इनके द्वारा क्या होता था, ये लोग सिंधु को कहते थे हिंदू, क्या कहते थे, हिंदू कहते थे। अब सिंधु का इस क्षेत्र को हम क्या कहते थे, सिंध का क्षेत्र, क्या कहते थे दोस्तों, सिंध का क्षेत्र कहते। तो सिंध को इन्होंने क्या कहा, हिंद कहा, क्या कहा, हिंद कहा। जब हिंद में इन्होंने एक प्रत्यय जोड़ा, क्या जोड़ा, एक प्रत्यय जोड़ा, तो क्या बन गया ये हिंदी, और समय के साथ परिवर्तन होता है हम अपने अनुसार भाषाओं को परिवर्तित करते हैं जिससे कि हमें बोलने में आसानी हो। तो हिंदी को ये समय के साथ किस रूप में हो गया, हिंदी, ठीक। तो इस प्रकार से हिंदी शब्द बना। तो अब देखिए नामकरण पूछा जाए कि हमारा नामकरण किसने किया, हमारी भाषा का नामकरण किसने किया, तो नामकरण संस्कार किया था ये बेचारे जो विदेशी थे, कौन, ईरानी और फारसी। किसने किया, ईरानी और फारसी। मतलब हम अपने बच्चे का नाम भी नहीं रख पाए थे, नाम रखने के लिए क्या पड़ोसी देश से आए, तो वो कौन है, ईरानी और फारसी। तो जब भी आपसे पूछा जाए जो हिंदी भाषा है तो उसमें हिंदी शब्द का नामकरण किसने किया, यह हिंदी शब्द किसने दिया, किस भाषा से आया, तो किस भाषा से आया, ईरानी भाषा से आया, किससे आया, फारसी भाषा से आया। अब यहां पर आपका एक जीएस का भी प्रश्न हो जाता है, जो सिंध क्षेत्र है वर्तमान में हम लोग अध्ययन करते हैं सप्त सैंधव क्षेत्र, सप्त सैंधव क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। तो ये सप्त सैंधव कहां से आया, यही सिंध से निकल कर आया सप्त सैंधव, मतलब सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो पढ़ते हैं, तो जो इंडस वैली का सप्त सैंधव क्षेत्र आया वो कहां से आया, सिंधु से आया। किससे आया, सिंध से आया। सिंधु के आसपास को क्षेत्र हमने सिंध का, और सिंध से बन गया सैंधव, और सिंधु की जितनी भी सहायक नदियां हैं उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाया, सप्त सैंधव क्षेत्र कहलाया। अब हम लोग एक और समस्या में देखते हैं, थोड़े सामान्य चर्चा में देखते हैं। हम लोग कहते हैं कि वी आर द हिंदूज, हम हिंदू हैं, वो मुस्लिम है, तो नहीं भैया, भारत देश के अंतर्गत जितने भी निवासी हैं वो सब हिंदू हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है जो हम लोग गलत फहमी में जीते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जीते हैं कि भाई साहब हम हिंदू हैं, नहीं, हम क्या है, हम यदि धर्म की बात करते हैं तो सनातन धर्म होता है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। जितने भी हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, कहां पर, हिंदुस्तान, अर्थात प्राचीन जो भारत की सीमा है, सिंधु का क्षेत्र है, वहां पर रहने वाले जितने भी लोग थे वो कहलाए हिंदू। क्या कहलाए, हिंदू कहलाए। अर्थात जो यहाँ मुस्लिम रह रहे हैं वो भी हिंदू हैं, जो जैन रह रहे हैं वो भी हिंदू है, परंतु उनका धर्म अलग है, संप्रदाय अलग है, ये शब्द अलग नहीं है जिसका हम लोग गलत रूप से प्रयोग करते हैं। अब कभी भी आपसे कोई पूछे कि बताइए आपका धर्म कौन सा है, तो आप धर्म के नाम पर सदैव क्या बताएंगे, सनातन धर्म है या मुस्लिम धर्म है या जैन धर्म है, परंतु आप कौन है, तो आप सब हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कौन हिंदू, कौन सनातन धर्म से संबंधित हो, चाहे जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, कोई भी धर्म होता है, आदि कहाँ रह रहा है, वो भारत में रह रहा है, तो वो सभी हिंदू हैं। क्या है, हिंदू हैं। जिस प्रकार से दक्षिण भारत में रहते हैं जितने लोग, तो उन्हें हम कहते हैं द्राविडियन। क्या कहते हैं, द्राविडियन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लोगों को, निवासी को ऑस्ट्रेलियन कहते हैं, अमेरिका के लोगों को, निवासियों को अमेरिकन कहते हैं। उस प्रकार ये सिंधु के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं, हिंदू कहते हैं, और जिस क्षेत्र में इसे रहते हैं उसका नाम हमने कह दिया हिंदुस्तान। क्या कह दिया, हिंदुस्तान। इस प्रकार दोस्तों हम लोग हिंदी का नामकरण तो कर लिए, अब हम पहुंचते हैं कि वर्तमान में हिंदी तक कैसे आए। ठीक, ये अपना खत्म हुआ नामकरण, क्लियर हो गया कि हिंदी का नाम हिंदी कैसे पड़ा। सिंधु के कारण जो ईरानी फारसी थे वो सा का उच्चारण हा करते थे और धा का उच्चारण दा करते थे। अब जब वो उच्चारण ही अलग करेंगे तो सिंधु से क्या बन गया, हिंदू बन गया। क्लियर हुआ। आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि हिंदी का नामकरण किसने किया, तो हिंदी का नामकरण किसने किया, हिंदी का नामकरण किया था ईरानियों ने, फारसियों ने। क्लियर। अब हम आते हिंदी में पहुंचे कैसे।
अगली हेडिंग डाली हमने हिंदी भाषा की उत्पत्ति। जैसे देखिए हम हमेशा पढ़ते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी कैसे बनी, आग का गोला था, सूर्य से अलग हुआ, ठंडा हुआ और बन गई पृथ्वी। हर चीज के बारे में हम मानते हैं कि कैसे किसकी, वैसे ब्रह्मांड की बात करते हैं तो ब्रह्मांड में अलग अलग थ्योरीज होती है कि ब्रह्मांड कैसे बना होगा, पृथ्वी कैसे बनी, ठीक, हमारे संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो यहां पर उत्पत्ति देखने के लिए हमें एक क्रम से चलना पड़ता है। जैसे हम पृथ्वी की उत्पत्ति देखते तो नहीं कहते पहले सूर्य बना होगा, सूर्य से टूट के कुछ ग्रह अलग हुए होंगे तो पृथ्वी बनी होगी, गरम गरम गोला रही होगी, फिर ठंडी हुई होगी, फिर यहाँ पर गैसें आई होगी, गैसें से जीवन की उत्पत्ति हुई होगी, उसके बाद फिर हम सब उत्पन्न हुए। ठीक, तो यहां पर हम जब देखते हैं तो इसी क्रम में हिंदी की उत्पत्ति को देखने के लिए हमें भारत की प्राचीन संस्कृति की ओर रुख करना पड़ता है, प्राचीन ग्रंथों की ओर रुख करना पड़ता है। तो हम देखते हैं सर्वप्रथम जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, चाहे वेद हो, पुराण हो, आरण्यक हो, वो सभी किस भाषा में लिखे गए हैं? तो हम पाते हैं कि वो लिखे गए संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो यहां से आप जीएस का भी एक प्रश्न याद रखिएगा, कभी पूछ लिया जाए कि रामायण की रचना जो किसके द्वारा की गई, वाल्मीकि जी के द्वारा की गई, किस भाषा में की गई है? संस्कृत भाषा में की गई है। इसलिए इसको हम क्लासिकल लैंग्वेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिकल लैंग्वेज भी कहते हैं। और इस भाषा को देवों की भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवों की भाषा। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि देवों की भाषा कौन सी है, तो संस्कृत है। देव क्या होते हैं? श्रेष्ठ होते हैं। तो इस कारण, और जो आर्य शब्द होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं ना आर्य सभ्यता, तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य खुद को देवता मानते थे। क्या मानते थे? देवता मानते थे। तो इसलिए इस भाषा को आर्य भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्य भाषा। आर्य शब्द का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। तो यहां पर आप संस्कृत में देखा हमने, तो जितने भी हमारे प्राचीन ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे हैं? संस्कृत भाषा में लिखे। संस्कृत भाषा क्या कहते हैं? देवों की भाषा कहा जाता है या आर्य भाषा कहा जाता है। अब चूंकि संस्कृत हमेशा सभी लोग उपयोग नहीं कर सकते थे, अब कौन कर सकता था? जो श्रेष्ठ होते थे, देवता होते थे, उस समय को कौन माने जाते थे? हमें पता है समय के साथ साथ हमारा जो समाज था 4 वर्गों में विभक्त था। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। सबसे ऊपर आते थे आपके ब्राह्मण, जन क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। तो भाई साहब श्रेष्ठ कौन हुआ? ब्राह्मण और क्षत्रिय। तो वो लोग तो संस्कृत भाषा का प्रयोग कर लेंगे, परंतु जब आगे आएंगे तो हम लोग किस भाषा में बात करेंगे? देश की जनता किस भाषा में बात करेगी? तो देश की जनता को बात करना सिखाया हमारे सबसे पहले बुद्ध जी ने। कौन आए? गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध कौन सी भाषा लेकर आए? पाली। ठीक, ये कौन सी भाषा लेकर आए? पाली। तो पाली को ही उन्होंने क्या कहा? पाली को इसीलिए कहा जाता है क्या? प्रथम देश भाषा। प्रथम देश भाषा भी कहते हैं इसे। और दूसरा एक पॉइंट आपको याद रखना है, क्या याद रखेंगे? गौतम बुद्ध के जो उपदेश थे किस भाषा में दिए गए? किस भाषा में? पाली भाषा में। ये आपके जीएस में भी काम आते हैं और हिंदी में भी काम आती हैं चीजें। ठीक, तो आपका होगा पाली। पाली को हमने क्या कहा? प्रथम देश भाषा। और कौन लेकर आए? ये गौतम बुद्ध लेकर आए, जिससे आम लोग, देश के लोग आपस में बात कर सके। नहीं तो मूक बधिर बन के हम सुनते रहते ब्राह्मण और क्षत्रियों को। तो आगे बढ़ने के लिए पाली लेकर आए। तो शहर वाले तो सीख लिए। अब बात आई कि भाई साहब भारत गांव का देश है। हमेशा कहा जाता है भारत गांव का देश है। यहाँ जो विकास का मार्ग है गांव से होते हुए जाता है। जब गांव से होते हुए जाता है तो गांव वालों को भी तो आवाज उठानी होगी। तो उस आवाज को बुलंद करने के लिए हमारे एक प्रसिद्ध ऋषि मुनि आते हैं, जो कौन थे? एक राजकुमार भी थे, और जिन्हें हम कहते हैं महावीर स्वामी। क्या कहते हैं? महावीर स्वामी, जिनके बारे में अभी चर्चाएं खूब चल रही हैं कि जैन तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है। उसको लेकर विभिन्न जैन धर्म वाले बोल भी रहे हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो नाम याद रखिएगा। और वो लेकर आए क्या? प्राकृत। कौन सी लेकर आए? प्राकृत लेकर आए। इसीलिए देखिए लोग प्रकृति से ज्यादा जुड़े हुए हैं कि प्रकृति का नाश नहीं करना है, हमें खेती बाड़ी नहीं करेंगे। जैन यही कहते हैं पशु हत्या, किसी भी प्रकार की हत्या नहीं करेंगे हम।
ठीक, तो ये कौन लेकर आए? जैन लेकर आए। तो और चूंकि क्या थी, देश के लोग तो बोल सकते हैं, अब चूंकि देश का इससे मिलकर बना है, गांवों से मिलकर बना है, तो इस कारण से इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? गांव की भाषा, गांव की भाषा। ठीक, इसके बाद जो आगे बनता है तो इसमें याद रखना है आपको जैन धर्म के उपदेश। जैन धर्म के उपदेश किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में। अब चूंकि थोड़ी ये भी कठिन हो रहे थे क्योंकि ये भी तो राजकुमार ही थे, तो आगे जाकर और सरलता करते हुए हम आम लोगों ने इसमें क्या कर दिया, थोड़ा सा इसको बिगाड़ दिया। क्या किया? बिगाड़ दिया। तो उसे नाम दिया हम लोगों ने, क्या नाम दिया? उसका नाम पड़ा अपभ्रंश। क्या नाम पड़ा? अपभ्रंश नाम पड़ा। तो अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? बिगड़ा हुआ रूप। क्या होता है दोस्तों? बिगड़ा हुआ रूप। इसीलिए इसको आचार्य दंडी थे, एक हिंदी संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान, उन्होंने इसे कहा था अहिरों की भाषा। क्या कहा? आभीर भाषा या अहिरों की भाषा तक इसे कह दिया था। ठीक, और समय के साथ कुछ और परिवर्तन आते गए, तो वो उस परिवर्तन से अब हम एरो नीचे बनाते हैं, इधर इसे मिटाकर यहां पर। चलिए, अब अगले जो एरो आता है अपभ्रंश से आया वो अवहट्ट का। कौन सी भाषा आई? अवहट्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? संक्रमण कालीन भाषा भी का, ये आप याद रखिएगा, संक्रमण कालीन भाषा किसे कहते हैं? अवहट्ट को कहते हैं। अब जाकर हम लोग पहुंचे हिंदी पर। कहां पर पहुंचे? हिंदी पर। तो यहां इतना समय लगा हिंदी पर पहुंचने, मतलब 1100 ईस्वी के लगभग हिंदी का क्या हुआ? जन्म हुआ था। क्या हुआ? 1000 से 1100 के ईस्वी के, मतलब जब भारत में राजपूत काल चल रहा था, उस समय हिंदी इस धरा पर अस्तित्व पर आई, तब जाकर हिंदी हमारे देश में अस्तित्व पर आई। क्लियर दोस्तों? यह हुआ हिंदी का सफर, हिंदी की उत्पत्ति। अब यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे? तो प्रश्न में देखिए आपसे पूछ लिया जाएगा हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा? देखिए ये से टाइट होते उसमें भी पूछा गया, यहां तक कि यह प्रश्न हिंदी जो हमने पूछ किया अभी, यह प्रश्न एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2015-16 में पूछा जा चुका है कि हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है। तो जैसे देखिए आदि मतलब क्या होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। आदि शब्द का अर्थ, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना मानव की उत्पत्ति में, आदि मानव मतलब प्रारंभिक मानव, जो सबसे पहला होता है उसे हम क्या कहते हैं? आदि कहते हैं। तो आदि का अर्थ क्या हो गया? आदि का मतलब होता है प्रारंभिक, सर्वप्रथम, मतलब सबसे पहला। और एक इसी आदि का एक अर्थ और भी होता है जो इंग्लिश में कहते हैं इटीसी एक्सेट्रा। ठीक, तो आदि के दो अर्थ होते हैं, परंतु यहां पर जो यदि हमने कहा हिंदी के आदि जननी कौन सी भाषा, मतलब हिंदी की उत्पत्ति कहां से हुई, सबसे पहली भाषा, तो हम बैठ जाते हैं हिंदी, अवहट्ट, प्राकृत, पाली और संस्कृत। मतलब हमने यहां से समझा कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, अर्थात हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। इसके बाद जब आगे अगला प्रश्न पूछते हैं, तो अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई, तो आप क्या बताएंगे? यदि विकल्प में अवहट्ट है तो आपका आंसर होगा अवहट्ट, और यदि विकल्प में अवहट्ट नहीं है तो आपका आंसर होगा अपभ्रंश। क्या होगा? अपभ्रंश। आपसे पूछा गया हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो आप क्या बताएंगे? पहला आंसर होगा आपका अवहट्ट, और यदि विकल्प में अवहट्ट नहीं दिया है तो आपका आंसर क्या होगा? अपभ्रंश। क्या होगा दोस्तों? अपभ्रंश। यहां से दो प्रश्न हमने देख लिए। हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है, तो आपका आंसर क्या निकला? संस्कृत भाषा निकला। फिर पूछा गया कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है, तो आप किससे बताएंगे? अपभ्रंश से हुई है या अवहट्ट से हुई है। ठीक, इस प्रकार से आपकी हिंदी की उत्पत्ति क्या होती है? समाप्त होती है। ये हो गया आपका हिंदी का विकास। चलिए आज की क्लास हम समाप्त करते हैं, और अगले क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे किसके बारे में, कि जो हिंदी की भाषा है उसको कितने भागों में बांटा है, कितने अपभ्रंश होता है, जहां से आपका प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।